नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम विकारी पद को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम संज्ञा और सर्वनाम को कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम करेंगे विशेषण। जो हमारा अगला विकारी पद है वो है विशेषण। इनको हम विकारी पद या विकारी शब्द कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं विशेषण की। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषण की। तो विशेषण की परिभाषा होती है कि जो शब्द, कैसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम उनकी विशेषता को बताते हैं कि वो कैसे हैं, वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य कहलाते हैं। आपको उदाहरण से समझ नहीं ऐसे परिभाषा से चीज़ें इतनी समझ नहीं आ रही हैं तो हम नीचे इसके उदाहरण भी करेंगे। एक और बात है, इसको भी देख लेते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ऊपर हमने बात की कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो तो विशेषण है, लेकिन जो विशेषण की विशेषता को बताए वो प्रविशेषण है। अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे पास वाक्य है, दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। अब दीपू क्या है? एक व्यक्ति है। और कैसा व्यक्ति है वो? ईमानदार अधिकारी है। तो दीपू यहाँ पे क्या है? एक अधिकारी है। तो संज्ञा क्या है हमारी? अधिकारी है। और कैसा अधिकारी है? ईमानदार है। तो ईमानदार क्या है? उसकी विशेषता है। तो इस संज्ञा शब्द की विशेषता हुई ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या हुआ? ईमानदार हमारा विशेषण हुआ। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने ऊपर परिभाषा की कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब हमें सबसे पहले देखना है कि विशेषता किसकी दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। इसमें विशेषता किसकी बताई गई है? दीपू की नहीं, बल्कि दीपू क्या है? अधिकारी है। तो अधिकारी है वो ईमानदार। तो अधिकारी है दीपू और उसकी विशेषता है वो ईमानदार है। तो ईमानदार हमारा विशेषण हुआ और जो संज्ञा है अधिकारी वो हमारा विशेष्य हुआ, क्योंकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तो इधर अधिकारी की विशेषता है कि वो ईमानदार है। तो इसलिए ईमानदार क्या हुआ? ईमानदार पद हमारा विशेषण हुआ और अधिकारी पद हमारा विशेष्य हुआ। अब नीचे मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ, इसी में से एक प्रश्न दे रही हूँ। हमारे पास प्रश्न है, रुद्र एक अच्छा लड़का है। कैसा है? रुद्र एक अच्छा लड़का है। देखिए इसी की तरह वाक्य है, दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। अब ठीक है, रुद्र एक अच्छा लड़का है। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य क्या है? अब ये भी ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें विशेष्य क्या है, ना कि विशेषण पूछा जा रहा है। तो अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसमें क्या जो विशेष्य है वो क्या है। तो देखिए वाक्य है, रुद्र एक अच्छा लड़का है। तो रुद्र को तो भूल जाइए, क्योंकि बात की गई है लड़के की और लड़का कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा हो गया विशेषण। और ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये बता रहा है लड़का शब्द पद है उसकी विशेषता बता रहा है। तो लड़का क्या है हमारा? इधर लड़का हुआ संज्ञा और इसी संज्ञा को हम कहते हैं विशेष्य। तो इस वाक्य में जो हमारा विशेष्य है वो क्या है? वो है लड़का, न कि रुद्र। अगर किसी ने कमेंट में रुद्र किया होगा तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है लड़के की। अब रुद्र है, हो सकता है वो अच्छा लड़का है लेकिन बुरा पिता हो। तो हम रुद्र की बात नहीं कर रहे हैं, उस लड़के की बात कर रहे हैं कि लड़का कैसा है। रुद्र तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन लड़का अच्छा है वो। तो यहाँ पे हमारा विशेष्य हुआ लड़का।
आगे देखते हैं, वह बहुत काली गाय है। अब इसमें देखिए, वह बहुत काली, दो शब्द आ गए हमारे पास, बहुत और काली। गाय, गाय क्या है? संज्ञा है। संज्ञा को ही हम विशेष्य कहते हैं। अब इस गाय की विशेषता क्या है? ये काली है, तो काली हमारा विशेषण हो गया। और काली भी कैसी है? बहुत काली है। तो इस विशेषण की विशेषता है कि ये बहुत काली है, तो ये बहुत शब्द ही हमारा प्रविशेषण है, क्योंकि ये इस विशेषण की विशेषता को बता रहा है। तो आई होप आपको प्रविशेषण भी समझ आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं अब संज्ञा के जो विशेषण के जो भेद हैं उनके बारे में। देखिए, जो हमारे 95% संज्ञा से पहले जो है विशेषण होता है, ये भी याद रखिएगा कि जो 95% हमारी संज्ञा से पहले क्या होता है? विशेषण। अब यहाँ पे ये संज्ञा है, इससे पहले विशेषण है। ऊपर भी हमने उदाहरण किए, जैसे यहाँ पे ये संज्ञा है, इससे पहले विशेषण, ये संज्ञा, इससे पहले विशेषण। तो 95% वाक्यों में क्या होता है? संज्ञा से पहले विशेषण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम आगे अब बात करेंगे विशेषण के वर्गीकरण की। तो विशेषण को क्या है? 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? पहला है हमारा स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर 2 भेद हैं, प्रयोग के आधार पर 4 भेद हैं, तुलना के आधार पर या विशेषण की अवस्था के आधार पर 3 भेद हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई आप लोगों को, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो गए कि प्रश्न आए विशेषण के कितने भेद हैं, तो कितने टिक करेंगे? अगर ऑप्शन में 2, 3, 4, 5 दे दिया हो तो सही आंसर क्या होगा? क्योंकि मैंने तो आपको 2 भी बताए, 4 भी बताए और 3 भी बताए। तो देखिए, अगर प्रश्न आए कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के हैं 4 भेद। जो प्रयोग के आधार पर हैं वही हमारे सही होंगे। लेकिन प्रश्न पूछा जाए स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं, तब आप 2 बताएंगे। और तुलना या विशेषण की अवस्था के आधार पर पूछा जाए तब आप 3 बताएंगे। ऐसे अगर सिंपल प्रश्न आता है तो विशेषण के 4 भेद हैं। तो अब हम इनको भी पढ़ेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है विशेषण के 4 भेद हैं। अब सबसे पहले हम करें, देखिए आज के इस क्लास में हम क्या करेंगे? हम डिस्कस करेंगे स्थान के आधार पर विशेषण के भेद और तुलना या विशेषण की अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद। जो प्रयोग के आधार पर है इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। क्योंकि ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो आज हम पहले और तीसरे को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थान के आधार पर देख लेते हैं। स्थान के आधार पर कितने भेद हैं? विशेषण के 2 भेद हैं। कौन कौन से? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण में क्या होता है? विशेष्य से पहले लगने वाला विशेषण। क्या होता है? विशेष्य से पहले, विशेष्य क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है, उससे पहले क्या आएगा? विशेषण आएगा। जो हमने अभी पीछे उदाहरण किए उनमें वैसा ही तो हो रहा था, विशेष्य से पहले हमारा विशेषण आ रहा था। और विधेय विशेषण में क्या होता है? विशेष्य के बाद आने वाला विशेषण। अब इधर उल्टा हो गया, यहाँ पे पहले विशेषण फिर विशेष्य, और यहाँ पे पहले क्या होगा? विशेष्य फिर विशेषण। अब देखिए, जो विशेष्य से पहले विशेषण आएगा उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ऐसे समझ नहीं आएगा, नीचे देखते हैं। पहले हम बात करेंगे उद्देश्य विशेषण की। जो स्थान के आधार पर विशेषण का पहला प्रकार है उद्देश्य विशेषण, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास उदाहरण है, सोनिया मीठे सेब पसंद करती है। और हमने ऊपर भी देखा कि उद्देश्य विशेषण में पहले विशेषण आएगा फिर विशेष्य आएगा। तो अब सोनिया मीठे सेब पसंद करती है, तो सेब क्या है? हमारा संज्ञा है। संज्ञा है, इसी को हम विशेष्य बोलते हैं। और इस सेब की विशेषता क्या है? ये मीठा है, तो मीठा क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। इसी को हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? विशेषण के बाद ही विशेष्य आ रहा है, तो ये हुआ हमारा उद्देश्य विशेषण का वाक्य। आगे एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, विजय आजकल लाल रंग के कपड़े पहनता है।
देखिए, अगर आपको संज्ञा का पता नहीं लग रहा, आप कह देंगे कि विजय भी संज्ञा है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पहचान करनी है विशेषण की। अब इस पूरे वाक्य में विशेषण क्या है? अब हमने पढ़ा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए वो विशेषण होता है। तो इस वाक्य में विशेषण है लाल। अब ये लाल विशेषण है तो ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा होगा। तो ये लाल किसकी विशेषता बता रहा है? ये बता रहा है रंग की। किसकी? लाल रंग की विशेषता है कि ऐसा रंग है, लाल है। तो ये रंग हो गया संज्ञा और इसी को हम विशेष्य बोल रहे हैं। और ये जो लाल है ये विशेषण है। अब हम बात कर रहे हैं उद्देश्य विशेषण की, तो ये कैसा विशेषण है? ये हुआ हमारा उद्देश्य विशेषण। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि लाल कपड़े की विशेषता है, बिल्कुल नहीं। लाल किसकी विशेषता है? रंग की है, क्योंकि रंग क्या है, बहुत प्रकार के होते हैं। तो अब बात की गई है एक रंग की, तो कैसा रंग? लाल रंग। तो ये रंग की विशेषता है कि वो लाल है। तो ये बात हो गई उद्देश्य विशेषण की। अब हम देखेंगे विधेय विशेषण को। विधेय विशेषण में हमने ऊपर जाना था कि पहले विशेष्य आएगा, फिर उसके बाद विशेषण आएगा। तो नीचे अब देख लेते हैं उदाहरण के साथ। जैसे हमारे पास वाक्य है, वह बच्चा लंबा हो गया है। बच्चा है, क्या है वो? लंबा हो गया है। अब विशेषण क्या है? लंबा। लंबा होना विशेषण, वह विशेषण नहीं है, बच्चा भी विशेषण नहीं है, हो गया है ये भी विशेषण नहीं है। विशेषण क्या है? लंबा, क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं किसी चीज़ की। अब लंबा तो हो गया विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण में क्या होता था? विशेषण के बाद आता था विशेष्य, लेकिन हो गया है इसकी तो विशेषता नहीं है लंबा। तो अब आगे देखते हैं। वह बच्चा लंबा हो गया है, तो लंबा कौन हुआ? लंबा हुआ बच्चा। तो संज्ञा क्या है? बच्चा है और इसी को हम विशेष्य कहते हैं। और ये जो हमारा विशेषण है इसी को हम विधेय विशेषण कहते हैं। अब आप कहेंगे कि आगे वह शब्द बच गया, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब हमारे पास दूसरा वाक्य है, वह चांदी रोटी सी है। सॉरी, यह चांदी रोटी खोटी सी है। अब खोटी सी, ये हो गया विशेषण। किसका, किसकी विशेषता है? चांदी की। तो चांदी हो गया विशेष्य और खोटी सी हो गया विधेय विशेषण। आगे जो यह बचा ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। और हमने ऊपर भी देखा था कि जो हमारा विधेय विशेषण होता है उसमें क्या है? पहले हमारा सार्वनामिक विशेषण आता था, फिर हमारा विशेष्य आता था और उसके बाद हमारा विधेय विशेषण आता था। ये मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने ऐसे नहीं लिखना है। तो आई होप अब आपको ये स्थान के आधार पर स्थान के आधार पर विशेषण के जो दो भेद हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। उद्देश्य विशेषण में पहले विशेषण फिर विशेष्य। विधेय विशेषण में सार्वनामिक विशेषण आएगा, फिर विशेष्य आएगा और विशेष्य के बाद विशेषण आएगा। तो ये हमने कर लिया स्थान के आधार पर। अब दूसरा हम करेंगे तुलना के आधार पर। यहाँ पे जो प्रयोग के आधार पर है इसको हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर एक लंबी वीडियो बनेगी। तो अब हम जो तीसरा है वर्गीकरण उसको देखेंगे, तुलना के आधार पर या विशेषण की अवस्थाएं। तो इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? इसके भी तीन भेद हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इनको एक अब ऐसे बता देती हूँ। जो मूलावस्था है उसमें क्या होता है? इस मूलावस्था में मूल रूप में, मूलावस्था का मतलब क्या है? मूल रूप में, मतलब इसमें तुलना नहीं होगी। और उत्तरावस्था में दो वस्तुएं या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होगी। अब मूल रूप में का वही मतलब है कि जब तुलना नहीं होगी तो कोई चीज़ क्या है? उसके मूल रूप में होगी। और उत्तरावस्था में क्या है? दो वस्तुओं के बीच में तुलना होगी। और उत्तमावस्था में दो से अधिक, जितनी भी वस्तुएं होंगी उन सभी में
तुलना होगी। देखिए नाम से पता लग रहा है तुलना के आधार पर, तो तुलना की बात की जाएगी। पहले में कोई तुलना नहीं होगी, दूसरे में दो वस्तुओं के बीच में या व्यक्तियों के बीच में तुलना, और तीसरे में जितने भी हैं सबके बीच में तुलना होगी। एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है हमारे पास मूलावस्था। इसमें क्या होता है, विशेषण अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। नाम से भी पता लग रहा है मूलावस्था मतलब मूल अवस्था में रहेगा विशेषण, इसमें कोई तुलना नहीं होती। उदाहरण देखते हैं, शिवांग अच्छा लड़का है। तो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। मूल अवस्था में किसी के साथ इसमें शिवांग की तुलना नहीं हो रही है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये मूलावस्था का उदाहरण हुआ। ऐसे भी पूछ सकते हैं, शिवांग अच्छा लड़का है, इस वाक्य में मूलावस्था या मूल विशेषण तो नहीं बोल सकते, मूलावस्था कौन सा शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए ये होगा हमारा अच्छा, क्योंकि विशेषण पढ़ रहे हैं तो हमें विशेषण की ही पहचान करनी है। दूसरा है हमारे पास उत्तरावस्था। अब उत्तरावस्था में क्या होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया, दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है उत्तरावस्था में। उत्तरावस्था वाले कुछ विशेषण में तर लगा होता है, मतलब जब तुलना की जाएगी तो उस शब्द में तर शब्द जोड़ दिया जाएगा, उससे भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। उदाहरण है हमारे पास, पहला वाक्य है, राजू विजय से अच्छा है। कितने व्यक्तियों के बीच तुलना हो रही है इस वाक्य में, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। राजू विजय से अच्छा है, दो व्यक्ति हैं, राजू और विजय। हमें पता है उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। अब दो व्यक्तियों और वस्तुओं में तुलना तो हो रही है, किसको लेकर हो रही है, वो अच्छे हैं। कौन ज़्यादा अच्छा है, राजू विजय से अच्छा है, राजू ज़्यादा अच्छा हो रहा है, अच्छा है विजय से। तो यहाँ पे विशेषण क्या है, जो उत्तरावस्था है उसमें विशेषण है हमारा अच्छा, तो ये अच्छा क्या हुआ हमारा उत्तरावस्था। अब दूसरा हमने इसमें देखा था ऊपर, हमने इसकी जब परिभाषा की तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि उत्तरावस्था वाले कुछ विशेषण में तर लगा होता है। अब तर वाला एक उदाहरण देखते हैं। दूसरा वाक्य है हमारे पास, यह चोटी इन दोनों चोटियों में उच्चतर है। देखिए तर शब्द का प्रयोग हुआ और वाक्य में दो चीज़ों के बीच में, वस्तुओं के बीच में क्या है, तुलना हो रही है। दो वस्तुएं क्या हैं, चोटियां हैं, तो यह चोटी इन चोटियों में उच्चतर है, तो तुलना हो रही है। तो यहाँ पे जो उच्चतर शब्द है हमारा यही उत्तरावस्था है। क्या है ये हमारा उत्तरावस्था है। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है, दो से अधिक वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। यहाँ पे एक या दो वस्तुएं नहीं होगी, उनसे ज़्यादा होगी, और उत्तमावस्था वाले कुछ विशेषण में तम लगा होता है। उत्तरावस्था में क्या लगा होता था, तर लगा होता था, और उत्तमावस्था में तम लगा होता है। कंफ्यूज नहीं होना है तर और तम में। उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम। उदाहरण देखते हैं इसके। हमारे पास यहाँ पर वाक्य है, इवाना सबसे अच्छा नृत्य करती है। इवाना एक लड़की है जो क्या करती है, सबसे अच्छा नृत्य करती है। अब सबसे अच्छा में कोई एक या दो व्यक्ति नहीं बताए गए हैं, मतलब जितने भी हैं उनमें सबसे अच्छा नृत्य करती है इवाना। तो जो आप लोगों में इवाना है वो क्या करती है, सबसे अच्छा नृत्य करती है। तो अब इस शब्द में आपको बताना है उत्तमावस्था विशेषण शब्द कौन सा है। तो क्या है, जो विशेषता होगी वही क्या है हमारा उत्तमावस्था विशेषण होगा। तो विशेषता क्या है, सबसे अच्छा, तो ये क्या है हमारा, यही हमारा उत्तमावस्था है। सबसे अच्छा क्या है, उत्तमावस्था है। आगे एक और वाक्य है, गोदाम मुंशी प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास है। अब ये तो देखिए एक प्रश्न भी हो गया, आपको पता लग गया कि गोदाम किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो हमारे उत्तमावस्था में क्या होता है, तम भी लगा होता है, विशेषण में तम लगा होता है। तो इस वाक्य में देखिए, गोदाम मुंशी प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास है।
अब विशेषण की पहचान तो इस शब्द से भी हो जाएगी कि उसमें तम लगा होगा, तो तम लगा है श्रेष्ठतम में, तो यही हमारा क्या है, विशेषण है। कैसा विशेषण है ये हमारा, ये है उत्तमा, उत्तमावस्था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है प्रविशेषण। हालांकि इसको हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताए उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। लेकिन इसको आगे फिर से देख लेते हैं, क्या है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, वही जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं। सिर्फ विशेषण की ही नहीं, क्रिया विशेषण की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके। पहला वाक्य है, अवनी बहुत अच्छी लड़की है। अब अवनी खुश हो जाएगी कि वो अच्छी लड़की है। अगर आप में कोई अवनी है तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, और भी अच्छे हैं। तो वाक्य है, अवनी बहुत अच्छी लड़की है। सबसे पहले देखते हैं इसमें विशेषण क्या है। आप बोलेंगे अच्छी, मैं बोल रही हूँ बहुत भी है, लेकिन अच्छी क्या है, लड़की है, तो लड़की क्या है, संज्ञा है। जो संज्ञा है वही हमारा विशेष्य है, और इस लड़की की जो विशेषता है वो अच्छी है, और अच्छी हमारा विशेषण हो गया। अब इस विशेषण की विशेषता है कि वो बहुत अच्छी है। बहुत क्या हो गया, तो ये बहुत ही हमारा प्रविशेषण हुआ, क्योंकि ये बता रहा है इस विशेषण की विशेषता को, तो इसलिए इसको कहा गया प्रविशेषण। आगे एक और उदाहरण है, इसको भी समझ लेते हैं। यह धावक बहुत अधिक तेज दौड़ता है। कोई धावक है, वो क्या करता है, वो बहुत अधिक तेज दौड़ता है। देखिए कितना तेज दौड़ता है। अब सबसे पहले क्या ढूंढना है हमने इसमें, हम इसमें क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे कि इसमें विशेषण क्या है। तो इसमें विशेषण क्या है, देखिए इसमें विशेषण, इसमें क्रिया विशेषण है। तेज क्या है हमारा, क्रिया विशेषण है। और दौड़ना क्या है, क्रिया है। तो ये क्रिया विशेषण और ये क्रिया, और इस क्रिया विशेषण की विशेषता क्या है, बहुत अधिक। दो शब्द आगे, ये बहुत और ये अधिक, ये दोनों हमारे प्रविशेषण हैं। इस वाक्य में दो प्रविशेषण हैं। अब ऐसा मत आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने आपको संज्ञा और विशेषण क्यों नहीं बताया। देखिए इस वाक्य में क्या है, इसमें क्रिया आई आपकी। दौड़ना क्या है, दौड़ता है, क्रिया कर रहा है वो। तो अब इस क्रिया के साथ जो शब्द आ रहा है वो उस क्रिया की विशेषता को बता रहा है तो तेज विशेषण, लेकिन कैसा विशेषण, ये है हमारा क्रिया विशेषण, क्योंकि ये इस क्रिया की विशेषता को बता रहा है। अब इस क्रिया विशेषण की विशेषता भी बता रहे हैं कौन, बहुत और अधिक, ये दोनों बता रहे हैं, तो ये दोनों हमारे प्रविशेषण कहलाएंगे। तो ये बात हो गई प्रविशेषण की। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हमने आज किया विशेषण के बारे में, कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। फिर हमने उदाहरण देखे, उसके बाद हमने इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा कि इसको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। और जैसे पहला है स्थान के आधार पर, 2 प्रकार से, प्रयोग के आधार पर हमने आज नहीं पढ़ा, हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार से, और तुलना के आधार पर हमने आज किया, तुलना के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इसमें। और हमें पता है अगर प्रश्न आ जाए विशेषण के कितने भेद हैं, तो हमें पता है विशेषण के 4 भेद हैं, जो हम कल पढ़ेंगे। फिर हमने किया स्थान के आधार पर वर्गीकरण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में पहले विशेषण आता है, फिर विशेष्य आता है, और दूसरी तरफ है हमारे पास विधेय विशेषण, वहाँ पे क्या होता है, विशेष्य के बाद विशेषण आता है। हमने उदाहरण के साथ भी इस चीज़ को समझा। फिर हमने किया तुलना के आधार पर या विशेषण की अवस्थाएं। पहली है मूलावस्था, मतलब जो विशेषण है वो मूल अवस्था में प्रयोग होता है। इसमें कोई तुलना नहीं होती है मूलावस्था में। उत्तरावस्था में दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है, और तर शब्द का प्रयोग किया जाता है विशेषण के साथ, किसका, तर का। और उत्तमावस्था में क्या है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में तुलना होती है, और जो हमारा विशेषण होता है उसके साथ कई बार
कम शब्द देखने को मिलता है। तो ये इसकी पहचान है। फिर हमने लास्ट में किया प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। फिर इसके हमने उदाहरण भी किए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी या डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।